हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? चलिए, तैयार हैं पढ़ने के लिए? चलिए, मैं फिर से एक बार, जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, जीव विज्ञान के विषय लेकर के हम आपको इस वीडियो में हम सभी मिलकर के अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, खाद्य संसाधन और इसमें सुधार। तो खाद्य संसाधन में हम लोग बताए थे कि हमारे खाद्य पदार्थ जो हैं मुख्यतः दो स्रोतों से प्राप्त होता है, जंतु उत्पाद और पादप उत्पाद। पादप उत्पाद के बारे में पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बता चुका हूँ। अब इस वीडियो में हम आपको खाद्य संसाधन के अंतर्गत, खाद्य पदार्थ के अंतर्गत वे सारी चीज़ बताएंगे जो जंतुओं से प्राप्त होता है। जंतु उत्पाद, जंतु उत्पाद के अंतर्गत हम लोग जानते हैं, जैसे कि आप दूध पीते हैं, मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, मुर्गा, मछली, शहद, है ना, पनीर, दही, ये सब चीज़ से प्राप्त करते हैं। तो इनमें भी वृद्धि कर कर के उचित हम लोग खाद्य पदार्थ का प्राप्ति कर सकते हैं। और इस पे सुधार करने के लिए, अधिक उत्पादन करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं। विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन भारत सरकार या राष्ट्रीय या सामाजिक स्तर पर चलाए जा रहे हैं। उनमें ऑपरेशन फ्लड क्या है, रजत क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बारी बारी से चलते हैं जंतु उत्पाद में। जंतु उत्पाद में वृद्धि करने के लिए सबसे पहला हम लोग करना होगा पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन क्या है? तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पालतू पशुओं को आर्थिक लाभ के उद्देश्य से उनका भरण पोषण, आवास, स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण, प्रजनन इत्यादि का व्यवस्था करते हैं और उनका अध्ययन करते हैं, उस शाखा को हम पशुपालन कहेंगे। नहीं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पशुओं को पालते हैं। किस प्रकार पशु को पालन करेंगे, कैसे उनको खिलाएंगे, किस प्रकार उनको फीडिंग करेंगे, उनका भरण पोषण कैसे करेंगे, उनकी आवास कैसी होनी चाहिए और उनके स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करेंगे। विभिन्न प्रकार के रोगों की भी जानकारी हमें रखनी चाहिए और उनका प्रजनन, ताकि उनके विकास हो, हाइब्रिड प्रकार के उचित अच्छे किस्म के जो जंतु नए प्रजाति के तैयार हो। इन सभी क्रियाविधियों को हम लोग पशुपालन के अंतर्गत रखेंगे। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उनको हम पशुपालन कहेंगे। और पशु जिन्हें हम लाभ हेतु पालते हैं, उनको पशुधन कहेंगे। पशुधन के अंतर्गत गाय, भैंस, बकरी, गधे, घोड़ा, सूअर इत्यादि को हम लोग पालते हैं। याक पालते हैं, बर्फीले प्रदेशों में भी पालते हैं। चलिए, पशुपालन के क्या लाभ हैं और पशुपालन के कौन कौन से पक्ष हैं। पशुपालन यदि आप करते हैं तो कौन कौन से चीज़ों को हमें जाननी चाहिए। पहले बता दिए, पशुपालन के अंतर्गत गाय, भैंस, बकरी, सूअर, याक, गधा, घोड़ा, हाथी, ऊँट इत्यादि पालते हैं। अब पशुपालन के विभिन्न पक्ष देखिए। सबसे पहले, यदि आप पशुपालन करते हैं तो आपको जाननी चाहिए कि पशुपालन के लिए आवास की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। पशुपालन के लिए फर्स्ट टॉपिक जो है, पहला टॉपिक है आवास की व्यवस्था। आप यदि पशुपालन करते हैं तो सबसे पहले जो पशु आप पाल रहे हैं उसको उचित सुरक्षित तरीके से रखें, इसके लिए आवास की व्यवस्था होना चाहिए। दूसरा है संतुलित आहार। जिस प्रकार आप लोगों को संतुलित आहार चाहिए, उसी प्रकार पशुओं को भी संतुलित आहार चाहिए, तब ना विकसित होगा और उनका उचित प्रजनन होगा और दूध देंगे या मांस देंगे। इस तरह से सुरक्षा, बीमारियों से बचाव, सुरक्षा। और अगला है कि उचित प्रजनन की व्यवस्था। प्रजनन की व्यवस्था, जैसे गाय पालते हैं, अब वो प्रजनन करेगा तब ना बछड़े देंगे और दूध देंगे, तो उनको प्रजनन की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। पशुपालन के अंतर्गत ये 4 क्रियाविधियों को हम लोग सही तरीके से करेंगे। पहला, आवास की व्यवस्था। आप जो भी पशु पालते हैं उनका आवास सुरक्षित हो और विभिन्न मौसम में सर्दी गर्मी से उनको उचित सुरक्षा दे सके, ऐसे आवास होना चाहिए। सुरक्षित हो सके, साफ़ सुथरा होना चाहिए आवास। इसके बाद है, उनको आप जो भोजन दे रहे हैं संतुलित आहार देना चाहिए। उनको जो भी पौष्टिक तत्व चाहिए, जो भी पोषक तत्व चाहिए, उनके भोजन में पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए।
तीसरा हम देख रहे हैं सुरक्षा के लिए उन जो भी आप पशुओं को पाल रहे हैं उनको किसी प्रकार के पहले तो की बीमारी हो ही नहीं, या फिर यदि बीमारी हो गई है तो उनको दवा दें या उचित देख रेख करें ताकि वो सुरक्षित रह सकें। और चौथा हम बताएं प्रजनन की व्यवस्था, जो उनको संकर किस्म का जो उनके बच्चे जो अच्छे हों ताकि वो विकास करें, और साथ ही साथ मान लीजिए गाय पालते हैं वो प्रजनन करवाएंगे तब ना दूध देंगे, भैंस पालते हैं उनकी प्रजनन होगी बच्चे देंगे तब ना दूध देंगे, और साथ ही साथ नया गाय और भैंस भी तैयार होगा। तो इसके लिए प्रजनन की व्यवस्था करवानी हमें चाहिए। पशुपालन क्यों, अगला मेरा है कि अब क्या करते हैं, इनके कौन कौन से हम देख लिए पशुपालन के लिए क्या क्या व्यवस्था करना चाहिए, मुख्यतः 4 व्यवस्था हम बताते हैं। उसके बाद पशुपालन क्यों करेंगे, पशुपालन से हमें मांस प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है, अंडा प्राप्त होता है, जिससे हमें अच्छे प्रकार के पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं, इसीलिए हमें पशुपालन करेंगे। पशुपालन से हमें कृषि कार्यों में भी सहायता होती है। आप जो खेती करते हैं तो उसको खेतों को जोतने में या सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में, परिवहन में भी जानवर जो है हमें लाभ देते हैं। अतः पशुपालन कृषि कार्य में भी सहायक होता है। उसके अतिरिक्त पशुपालन बेरोजगार युवकों को बहुत अच्छी व्यवसाय देता है। आप पशुपालन करके अच्छे खासा अर्थ इकोनॉमी के भी हासिल कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, डेयरी फार्म इत्यादि खोल करके, मुर्गी फार्म इत्यादि खोल करके। इसके अतिरिक्त उद्योग कार्यों में भी सहायता, विभिन्न प्रकार के पशु जो है विभिन्न प्रकार के उद्योग कार्यों में भी सहायक होते हैं। अतः इन सभी कार्यों से भी पशुपालन करनी चाहिए। चलिए आगे ऑपरेशन पशुपालन के बाद पशु जो उत्पाद होते हैं, जानवर उत्पाद होते हैं, जंतु उत्पाद होते हैं, उसको उत्पाद वृद्धि करने के लिए विभिन्न योजनाएं जो हैं चलाई जा रही है। इसमें मुख्य योजनाएं हम बता रहे हैं कुछ, जैसे पहला है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड क्या है, भारत में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने हेतु, ताकि दुग्ध एक प्रमुख पौष्टिक तत्व है जो बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक हम सभी लोग पीते हैं, और ये बहुत ही प्रमुख पोषक तत्व है, सभी को दूध पीनी चाहिए। लेकिन दूध जिस दर से हमारे यहाँ उपलब्ध है उसमें जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उसको दूध की प्राप्ति नहीं होगी। अतः उसके लिए ज़रूरत की गई है, एक योजना बनाई गई है ऑपरेशन फ्लड, यानी इसको श्वेत क्रांति भी कहते हैं। इस योजना के तहत दुग्ध उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुआ, अपर्याप्त वृद्धि हुआ, मतलब आशातीत नहीं, मतलब जितनी चाहिए उससे अधिक वृद्धि हुआ। आज भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। ऑपरेशन फ्लड का योगदान है। रजत क्रांति से है अंडा उत्पादन वृद्धि। अंडा भी जानते हैं कि अंडा उत्पादन में भी भारत अभी विश्व में प्रथम स्थान पर आ गया है। भारत में आंध्र प्रदेश में अंडा सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है, लेकिन अब तो भारत के सभी राज्यों में अंडा का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है। तो अंडा उत्पादन वृद्धि करने के लिए रजत क्रांति का दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। अंडा उत्पादन वृद्धि करने के लिए रजत क्रांति चलाया गया। नीली क्रांति मत्स्य, मछली, झींगा इत्यादि में वृद्धि करने के लिए। लाल क्रांति मांस उत्पादन, क्योंकि बकरी से, भेड़ से, सुअर से इत्यादि से मांस उत्पादन होता है, और मांस उत्पादन वृद्धि करने के लिए जो योजना चलाई गई, क्रांति ऑपरेशन चलाया गया, उसको कहते हैं लाल क्रांति। इस प्रकार से ये सब योजनाएं चला करके, ये सब ऑपरेशन चला करके भारत में जंतु उत्पादनों में आशातीत वृद्धि की गई है और आगे भी जारी है। अब आगे अगला टॉपिक है कि पशुपालन के अंतर्गत मुख्यतः हम लोग क्या क्या करते हैं। पशुपालन के अंतर्गत मुख्यतः हम गाय, भैंस, बकरी, सुअर, गधा इत्यादि चीज़ों को पालते हैं, जिससे कि गाय से दूध प्राप्त होता है, भैंस से भी दूध प्राप्त होता है, और साथ ही साथ भैंस और गाय से बछड़े जो प्राप्त होंगे वो कृषि कार्य में भी सहायक होते हैं। भैंसा जो होता है, एक तो कि ये प्रजनन की क्रिया में मदद करते हैं भैंसा, गाय से जो है सांड, ये प्रजनन क्रिया के लिए मदद करेगा, और ये सब दुग्ध उत्पादन, साथ ही साथ मांस उत्पादन में भी सहायक होते हैं, बकरी, सुअर, ये सब याक, तो इनको हम लोग पालन करते हैं। अब अच्छी किस्म की गाय को पालन करेंगे जिससे कि पर्याप्त मात्रा में, अधिक से अधिक मात्रा में दूध दे सके। इसके लिए हम संकर किस्म के, हाइब्रिड किस्म के कैसे पौधे होते हैं, इसी तरह यहाँ भी हम उन्नत किस्म के, उन्नत नस्ल वाले गाय पालेंगे। गाय की कुछ प्रमुख नस्लों के हम नाम बता रहे हैं जो भारत में देसी और विदेशी किस्म के गाय की नस्लें। देसी किस्म की कुछ प्रमुख नस्लें जो हैं गिर, साहिवाल, देवनीकरण, ये प्रमुख गाय कुछ प्रमुख किस्म गिर, साहिवाल, करण स्विस, देवनी,
कंकरेज, ये सब क्या है, गाय की कुछ प्रमुख किस्में हैं। इसी तरह हटाना, ये सब गाय की किस्में हैं, देसी है ना, जो दुधारू हैं। इसी तरह विदेशी किस्म के नस्लें हैं, देसी था ये पहले वाली, अब विदेशी किस्म के गाय की नस्लें जो दुधारू होते हैं, करण स्विस। इसी तरह हॉलस्टाइन, ब्राउन स्विस, जर्सी गाय तो जल्दी हम लोग पालते हैं, जर्सी, ब्राउन स्विस, ये सब गाय हैं विदेशी किस्म के, जिसको कि अधिक फ्रासियन है ना, ये सब विदेशी किस्म के गाय हैं जो अधिक उत्पादन देते हैं। अधिक दुग्ध उत्पादन करने के लिए देसी और विदेशी किस्म के गाय फिर से बताते हैं। गाय की कुछ देसी किस्म जो अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए हमें सहायक है, वह है गिर है, शाहीवाल, देवनी, करण स्विस, हटाना, कंकरेज, रेड सिंधी। इसी तरह विदेशी किस्म की कुछ प्रमुख गाय जो अधिक दुग्ध उत्पादन करने के लिए हमें मदद करेगा, हमें इसको पाल सकते हैं। करण स्विस, हॉलस्टाइन, जर्सी गाय, ब्राउन स्विस, फ्रासियन, ये सब विदेशी किस्म के गाय हैं। इसी तरह भैंस भी हम लोग पालते हैं दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से। अब भैंस की कुछ देसी और विदेशी किस्म हम आप देखें तो बता रहे हैं। भैंस पर चलते हैं। भैंस के कुछ किस्में, भैंस के प्रमुख किस्में देखिएगा। भैंस में आती हैं, भारत के प्रमुख किस्मों में मुर्रा, देसी और विदेशी दोनों है। मेहसाना, मुर्रा, मेहसाना, सूरती, जाफराबादी, ये सब देसी किस्म के। भदावरी, पंढरपुरी, ये सब भैंस की देसी किस्में हैं। विदेशी किस्म में ये देसी हो गया। विदेशी किस्म में भैंस जो सबसे ज़्यादा चल रहा है विदेशी में आती है नीली रावी। विदेशी में आता है नीली रावी। नीली रावी पूछा जाए कि नीली रावी क्या है, तो भैंस की विदेशी किस्म है जो बड़े पैमाने पर दूध के लिए हमें मददगार है। हमें इस प्रकार से भैंसों को पालनी चाहिए और उनका उचित देखभाल करना चाहिए, जिससे अधिक मात्रा में दुग्ध उत्पादन करेंगे और प्रजनन पर ये सब सहायक है। अब बकरी भी लोग पालते हैं। बकरी के अंतर्गत कुछ देख लीजिएगा। बकरी में देसी किस्म के हैं जमुनापारी, देसी बकरी, जमुनापारी, बारबरी बकरी। इसी तरह बीटल बकरी किस्म है, सिरोही, ये सब बकरी का किस्म है। विदेशी में यदि देखा जाए तो विदेशी बकरी में आता है टोगेनबर्ग और अल्पाइन, ये विदेशी किस्म के बकरी हैं। बकरी को हम लोग दूध उत्पादन करने के लिए पालते हैं और बकरी को जनरली हम लोग मांस उत्पादन के लिए पालते हैं। मांस बकरी से प्राप्त होते हैं। तो ये बकरी के विभिन्न प्रकार की किस्में आपको परीक्षा में आ सकता है कि 5 देसी किस्म के बकरी के नाम लिखें, तो हम बताएं जमुनापारी, बारबरी, बीटल, सिरोही। विदेशी किस्म के बकरियों में टोगेनबर्ग और अल्पाइन। इस तरह सुअर भी पालते हैं, ऊँट पालते हैं, जिससे दूध प्राप्त होता है, सुअर से मांस प्राप्त होता है। पशुपालन क्रियाओं के अंतर्गत ये सब काम करेंगे। अगला हम आगे चलते हैं, कुक्कुट पालन। अगला कुक्कुट कहते हैं पक्षियों को जो हम लोग पालते हैं। कुक्कुट पालन के अंतर्गत क्या क्या मुख्यतः पालते हैं? मुख्यतः सबसे ज़्यादा मुर्गा, कबूतर, टर्की, बत्तख इत्यादि पालते हैं, है ना।
कुक्कुट पालन के अंतर्गत मुख्यतः यही चीज़ों को हम लोग पालते हैं, कुक्कुट पालन। इसको मुर्गी पालन भी कहते हैं। कुक्कुट पालन का दो उद्देश्य है, एक इससे मांस प्राप्त करते हैं और एक इससे अंडे प्राप्त करते हैं। मांस और अंडे दोनों प्राप्त करते हैं कुक्कुट से, और कुक्कुट पालन से भी बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिल रहा है। भारतीय युवा बहुत बड़े स्तर पर कुक्कुट पालन कर करके अपना रोजी रोटी का प्रमुख साधन अपनाए हुए हैं। कुक्कुट पालन में सबसे पहले चलते हैं मुर्गियों के बारे में। मुर्गी, मुर्गा, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, या जितने भी प्रकार के कबूतर भी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। मुर्गी को दो प्रकार के भागों में बांटा गया है, एक लेयर्स एंड एक है ब्रॉयलर्स। ब्रॉयलर्स दो उद्देश्य से हम लोग को मुर्गी को, कबूतर को या टर्की को पालते हैं ना। तो पहला है लेयर्स, ये इसका उद्देश्य है अंडा उत्पादन, ये अंडा उत्पादन के लिए ये मदद करते हैं। और ब्रॉयलर्स जो है इससे हम मांस प्राप्त करते हैं, है ना। यदि आपको मांस बड़े पैमाने पर पौष्टिक मात्रा में पौष्टिक मांस चाहिए तो उसके लिए ब्रॉयलर्स किस्म के मुर्गी पाला जाता है ना। मुर्गियों को दो श्रेणी में बांटा गया है, एक लेयर्स जिससे कि अंडे उत्पादन करते हैं और दूसरा ब्रॉयलर्स जिससे कि क्या करते हैं, मांस उत्पादन करते हैं। अब मुर्गियों में देखेंगे अब प्रमुख नस्ल, मुर्गी की नस्लें, मुर्गी की प्रमुख नस्लें जो पाली जाती हैं। अब कुछ प्रमुख कुक्कुटों के नस्ल देखोगे, मुर्गी की नस्ल, जिसमें कि देखोगे भारतीय देशी नस्ल और विदेशी नस्ल। मुर्गी को देशी नस्ल के अंतर्गत आता है एसिल, बसरा, ये सब आता है देशी। एसिल, बसरा, चिटगांव ये मुर्गी का नस्ल है। इस तरह गैगस, कड़कनाथ, ये सब देसी किस्म के मुर्गी हैं। विदेशी किस्म के मुर्गी में श्वेत लेगहॉर्न आप लोग नोट करते भी रहिए साथ साथ। रोड आइलैंड, प्लाईमाउथ, यदि लिखा पता नहीं चल रहा होगा तो आप बोल रहे हैं उससे उतारते जाइएगा। प्लाईमाउथ रॉक, इसी तरह लाइट ससेक्स, ये सब विदेशी किस्म के कुक्कुट हैं। इनको पाल करके बड़े पैमाने पर हम अंडे या फिर मांस प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ मुर्गियों का संकरण भी, देसी और विदेशी किस्म का मुर्गी का संकरण करवा करके हम दोनों से वांछित विशेषता वाले हम मुर्गी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका वांछित विशेषता वाला संकरण, मुर्गियों का संकरण करेंगे, इन दोनों को मिला करके प्रजनन करवा करके मुर्गियों का संकरण करवाते हैं। गाय भैंस सब चीज़ का हम संकरण करवाते हैं। कृषि का जिस प्रकार फसलों का करते इसी तरह मुर्गी का, गाय भैंस का, सबका संकरण करवाते हैं, जिससे वांछित विशेषता वाली मुर्गी प्राप्त करते हैं। मुर्गियों का संकरण से जो उन्नत किस्म के जो नस्ल प्राप्त होंगे वो क्या होगा, उसमें जो मुर्गी जो अंडे देंगी उससे जो चूजे प्राप्त होंगे उनकी गुणवत्ता बरकरार रहता है। वो विषम जो मौसम है उसको भी वो सहन कर पाएगा, देखभाल में उसको कम खर्च होगा, जल्दी विकास होगा, वो भोजन कम करेगा, गर्मी और ठंडा को या उचित ठंडा गर्मी को भी सहन करने की क्षमता होगा। छोटे कद के भी माता पिता के जो होंगे वो जल्दी विकास होंगे, है ना। भारत में बता दें कि विश्व स्तर पर जो मुर्गी का उत्पादन होता है इसमें भारत में 95% मुर्गी का पालन होता है। विश्व के कुल मुर्गी का 95% कहाँ होता है, भारत में होता है। अभी बताए थे लेयर और ब्रायलर्स बता दिए थे। अभी बताए थे कि मुर्गी लेयर ब्रायलर बता दिए हैं हम। लेयर्स मुर्गी जो है मुख्यतः अब देखते हैं जो कि अंडा उत्पादन के लिए प्राप्त करते हैं, और एक स्वस्थ मुर्गी लगभग 5 महीने में
जब वो मुर्गी होगा चूजा के बाद लगभग 5 महीने में मुर्गी जो होगा तैयार होगा अंडा देने के लिए वो शुरू करता है। मुर्गियाँ विकसित होने के बाद मुर्गी चूजा के बाद विकास होगा और 5 महीने के बाद अंडा देना शुरू करता है ना। लेयर्स मुर्गी जो है ये 5 महीने के बाद, लेयर्स मुर्गी 5 माह बाद अंडा देना शुरू करता है। अब ब्रॉयलर्स मुर्गी जो होते हैं मांस के लिए विकास पाले जाते हैं और इससे पौष्टिक विटामिन और इसमें जो होते हैं विभिन्न किस्म के पौष्टिक आहार भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसके मांस जो होते हैं मुलायम होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं। अगला मांस उत्पादन करने के लिए कुक्कुट पालन के बाद हम चलते हैं मछली पालन। मछली पालन को हम मत्स्यिकी भी कह सकते हैं, मत्स्यिकी और इसको हम कहते हैं पिस्सीकल्चर। मछली या पिस्सीकल्चर नाम की मछली पालन उद्योग को हम लोग क्या कहते हैं, पिस्सीकल्चर। इसके अंतर्गत मछली हम लोग पालन करते हैं। बड़े पैमाने पर मछली जो होते हैं तालाब में, समुद्र में इत्यादि में हम मछली निकालते हैं, मछली पालन करते हैं। मछली से हमें प्रोटीन, विटामिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। मुख्यतः मछली से तेल प्राप्त करते हैं। मछली से क्या प्राप्त करते हैं, मांस, जीरा, अंडा, तेल, इसके सौंदर्य प्रसाधन भी प्राप्त करते हैं। सौंदर्य प्रसाधन मछली के उत्पाद से प्राप्त होता है। अब मछली को 2 भागों में बांटा गया है, आवास की दृष्टि से और पंख की दृष्टि से। मछली एक होते हैं पंख वाले और एक कवचिया। और एक होते हैं कवचिया मछली। इस तरह आवास की दृष्टि से मछली 2 प्रकार के होते हैं। आवास की दृष्टि से मछली को 2 भागों में बांटा गया है, एक समुद्र में, एक लवणीय और एक अलवणीय। एक लवणीय मछली और एक अलवणीय मछली, है ना। देखते हैं जो प्रमुख पंख वाले मछली में प्रमुख जो आते हैं वो हैं, प्रमुख मछली का नाम रोहू, कतला, बांगुर। रोहू, कतला, बांगुर, ये सब मछली जो है पंख वाले होते हैं। इस तरह कवचिया में आते हैं झींगा मछली, झींगा, केकड़ा, ये सब मछली जो आते हैं। सीप जो है ये सब कवचिया मत्स्य के अंतर्गत 2 भागों में बांटा गया। एक मछली पालेंगे जिसमें पंख वाले मछली है, इसके अंतर्गत रोहू, कतला, बांगुर आदि पालते हैं। और कवचिया मत्स्य के अंतर्गत हम लोग झींगा, केकड़ा, सीप इत्यादि का उत्पादन करते हैं। इस तरह अब हम बताते हैं मछली पकड़ने की जो विधि होती है, पालन करने की विधि को कहते हैं पिस्सीकल्चर। और पिस्सीकल्चर के अंतर्गत मुख्यतः 2 काम करते हैं, एक मछली पकड़ते हैं और दूसरा मछली पालन करेंगे। मछली पालन के लिए हम मछली के आवास जो होता है तालाब, उस पर ध्यान देंगे, सुरक्षित हो, वहाँ मछली सुरक्षित हो सके, उस पर कोई हानि नहीं पहुँचे, कोई उसमें विषैले दवाओं का प्रयोग ना करे, वहाँ सांप या उसको मछली को खा जाने वाले या चिड़िया से वो सुरक्षित रखे, इसके लिए हमें देख रेख करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मछली पालन करने के बाद मछली को पकड़ने की भी हमें ज़रूरत है, मछली पकड़ने की भी ज्ञान होनी चाहिए। उन्हें सभी प्रमुख विधियों को मिलाकर के पिस्सीकल्चर बना है। अब मछली के स्रोत में हम बताएंगे, मछली मुख्यतः 2 स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं, एक है लवणीय और एक अलवणीय। लवणीय जो होते हैं वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, समुद्र से। लवणीय मछली कहाँ से प्राप्त करेंगे, समुद्र से। और अलवणीय कहाँ से, नदी, तालाब, पोखर इत्यादि से हम लोग प्राप्त करेंगे अलवणीय मछली। समुद्री मछली के हम कुछ प्रमुख
समुद्री मछली के प्रमुख किस्मों के नाम। कुछ प्रमुख समुद्री मछली में आएंगे पॉम्फ्रेट, ये समुद्री मछली है। इस तरह मैकल, टूना समुद्री मछली है। सार्डाइन, और बॉम्बे डक, ये समुद्री मछली है। इसी तरह कवचिया मछली में हम पहले बता दिए हैं कि रोहू, कतला ये आलवनिया में मछली में, तालाब में ये आलवनिया में आ जाएंगे। आलवनिया में झींगा, रोहू, कतला है ना। इसी तरह रोहू, कतला, बांगुर इत्यादि ये आप तालाब में पाल सकते हैं। ठीक है। बॉम्बे डक एक पक्षी जैसा लगता है मछली, लेकिन ये पक्षी होता नहीं है, मछली ही है। लॉबस्टर भी मछली हम बताए हैं, लॉबस्टर लॉबस्टर मछली का एक रूप है, लॉबस्टर। ये अलोनिया को अंतःहस्ती की मछली भी कहते हैं। मछली से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? तेल, प्रोटीन, खनिज इत्यादि हम लोग को प्राप्त होता है। मछली के तेल में विटामिन बड़े पैमाने पर होते हैं। रोहू, कतला, मृगल भी एक प्रकार का मछली है, मृगल। अब आगे हम मछली पालन यानी पिसीकल्चर। अब पशुपालन प्रति जंतु उत्पाद के अंतर्गत अब हम लोग और प्राप्त करते हैं क्या? मध। और मध के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन मधुमक्खी पालन को हम कहते हैं एपी कल्चर। मधुमक्खी पालन के लिए क्या करते हैं? एपी कल्चर करते हैं। और मधुमक्खी मुख्यतः हम जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, नर, मादा और श्रमिक। मेन सबसे ज़्यादा संख्या होता है श्रमिकों का। नर का काम क्या है? मादा मधुमक्खी को प्रजनन करवा करके इसको अंडे दिलवाएगा। ये क्या करेगा? प्रजनन। ये दोनों का काम है प्रजनन करना। और ये मुख्य कार्य है, यही मुख्य होते हैं, मुख्य कार्य तो यही करते हैं, प्रजनन करना, अंडे देना और नए मधुमक्खी का विकास करना। श्रमिक मक्खी का काम है मेन जो फूलों से मकरंद या जो है रस को चूस करके लाता है, छत्ता तैयार करता है। मेन काम, सभी काम श्रमिक मक्खी करेंगे। मक्खी से जो प्राप्त होते हैं वो क्या प्राप्त होते हैं? शहद, मोम और सौंदर्य प्रसाधन सामग्री इससे प्राप्त होते हैं मधुमक्खी से। मधुमक्खी के अंतर्गत मुख्यतः जो आते हैं, अब कुछ प्रमुख मक्खियाँ जो होती हैं, एपिस इंडिका, प्रमुख मक्खियों का नाम बता रहे हैं। एपिस इंडिका, इसी तरह एपिस डोरसेटा ये मधुमक्खी का नाम है। और एपिस फ्लोरी ये सब मधुमक्खी का नाम है, जो आपको बड़े पैमाने पर मधुमक्खी से मधु पालन करने में सहायक होगा। एपिस मेलिफेरा ये सब मधुमक्खी की कुछ किस्म बताएं, जिससे कि आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, मधु उत्पादन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और एक और है रेशम के कीड़े पालते भी हैं लोग। रेशम के कीड़े पालना। रेशम के कीड़े जो हैं मलबेरी पौधे पर पाए जाते हैं। शहतूत के पौधा पर पाए जाते हैं। और रेशम के कीड़े पालने को हम कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, जिससे कि हम रेशम के कीड़े पालेंगे और रेशम जिससे कि वस्त्र बनाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर,
के अंतर्गत हम लोग रेशम के कीड़े को पालेंगे। पीसी कल्चर के अंतर्गत मछली पालन करेंगे। ये सब विभिन्न प्रकार की विधियाँ बताएं हम, जिससे कि हम लोग विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते हैं और रोज़गार भी हमें मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग ने पशुपालन को देखा, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों के किस्मों को जाने, विभिन्न प्रकार के मधुमक्खी किस्मों को जाने, मछली की किस्मों को जाने, मछली के प्रकार और उसके मछली पालन की विधियों को हम जाने। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करें और साथ ही साथ अगला वीडियो आपको स्वतः मिले इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।